हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th एसएससी बोर्ड साइंस 1 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करें और चैप्टर का नाम है मेटालर्जी। वैसे ये चैप्टर केमिस्ट्री के पार्ट में आता है और इस चैप्टर का आज हम वन शॉट करेंगे। एकदम डिटेल में तो नहीं होगा, पर जितना होगा सफिशिएंट होगा और आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मेटालर्जी, फिलहाल के लिए मैं मेटालर्जी का मीनिंग आपको इतना ही बताना चाहूँगा। स्टडी ऑफ मेटल्स को हम मेटालर्जी कहते हैं। इसका जो रियल मीनिंग है मैं आपको थोड़े टाइम बाद, जब चैप्टर का वो वाला क्या बोलते हैं उसे पार्ट आएगा, तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इस चैप्टर में बच्चों लोग स्टार्टिंग के पेज में हमें क्लास 8 क्लास 9 में हम लोगों ने जितना भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ फेमस प्रॉपर्टीज़ जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से मेरा मतलब है 8 और 9th में से, ठीक है। तो कौन से प्रॉपर्टीज़ है। सो मेटल्स की फेमस प्रॉपर्टी, मेटल्स चमकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि मेटल्स हैव लश्यर। मेटल्स हैव लश्यर, और इनके पास वो लश्यर नहीं होता। नॉन मेटल्स चमक सकते हैं क्या? नहीं, पर इसमें एक एक्सेप्शन है। डायमंड जो कि कार्बन का एलोट्रोप होता है, वो तो भाई उसके चमक का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो नॉन मेटल्स के अंदर एक एक्सेप्शन है, डायमंड। मेरा मतलब है एक्सेप्शन मतलब क्या, तो सारे नॉन मेटल्स नहीं चमकते हैं, पर डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है। उसके बाद मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब इनको आप ना कूट के, कूट के मतलब पटक पटक के, ठोक ठोक के आप इनका चपटा शीट बना सकते हो। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। क्या हम नॉन मेटल्स को ठोक ठोक के पतला वो बना सकते हैं, लेयर बढ़ा सकते हैं, शीट बना सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कि उन्हें हम लोग पाउडर बना सकते हैं, चूर सकते हैं हाथ से या ठोकने से। उसके बाद मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी मतलब समझते हो आप? डक्टिलिटी हम ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स को हम लोग गोल्ड विल, आप जानते रहोगे, गोल्ड के चेन्स लोग पहनते हैं, एक तरह का वायर ही है ना। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। क्या नॉन मेटल्स के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है? तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मेटल्स सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब समझते हो? सोनरस का मतलब होता है उनके अंदर आवाज़ गूंजती है, वो आवाज़ को दूर तक लेकर जाते हैं। जैसे कि हमारे स्कूलों में जो बेल हुआ करती थी, उसको हम अभी भी होती है, आई डोंट नो, उसको हम लोग अगर घंटी बजाते तो घंटी की आवाज़ कैसे दूर तक जाती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनरस, और ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के पास नहीं होती है। उसके बाद और कौन सी प्रॉपर्टी? अच्छा, नॉन मेटल की कोई खास प्रॉपर्टी जो मेटल के पास नहीं होती है, तो नॉन मेटल्स तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में आपको कार्बन मिल जाएगा, लिक्विड में आपको ब्रोमीन मिल जाएगा, और गैशियस में तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपको मिलता ही है। उसके बाद मेटल्स सॉलिड होते हैं मोस्टली, इसके एक्सेप्शन से, लेकिन मर्क्यूरी और गैलियम आपको आई गेस लिक्विड स्टेट में मिल जाएंगे। थर्मोमीटर में मर्क्यूरी रहता है ना, वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है। देखो, लिक्विड मतलब आपका हाथ नहीं गीला होगा, बट वो फ्लो करता है एज अ लिक्विड। और कुछ और ऐसे सब तो 8-9 का आई होप आपको आता ही रहेगा। इंपॉर्टेंट है कि हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करें, मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में जो मेन है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये केमिस्ट्री का पार्ट है ये चैप्टर। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आई गेस, अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी वो रिएक्शन सब दिया है, उसमें आप अपना सर मत फोड़िएगा, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बट एक बार बस आप देख लीजिएगा कि बाय चांस अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो मेन इस चैप्टर का वो मेटालर्जी से रिलेटेड, माइनिंग के रिलेटेड, वो थोड़ा आगे है। बट फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले मेटल्स का पढ़ते हैं, और मेटल्स का ही ज़्यादा करके है, ठीक है। सबसे पहले हम मेटल्स की पढ़ते हैं। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो समझता है कि जो हमें बाहर से देख के समझ में आता है उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। पर केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या? केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब उनका रिएक्टिविटी के बारे में, उनका रिएक्शन कैसा है, केमिकल रिएक्शन वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहला जो है मेटल्स का हम लोग रिएक्शन देखेंगे विथ ऑक्सीजन। विथ ऑक्सीजन यानी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं एक सिंपल जनरल फॉर्म, मेटल प्लस ऑक्सीजन आपको मेटल ऑक्साइड देगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, टेक्स्ट बुक में दिए हुए आप उनमें से 2-2 अपने फेवरेट कर लीजिएगा, और आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कैसे हो रहा है। एक मेटल है Na, सोडियम। सोडियम को हम लोग अगर इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या रहेगा?
सोडियम ऑक्साइड। अच्छा ये कैसे हुआ आपको समझ में आया? थोड़ा सा बेसिक है, एक ही बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो ये वैलेंसी कभी भी अगर ऐसे सिंपल कंपाउंड्स बनते हैं तो क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस क्या, क्रॉस हो जाता है, तो Na2O। अभी तो बाकी बैलेंसिंग के ऊपर है, लाइक यहाँ 2 ऑक्सीजन, इसको हम लोग बैलेंस अगर करना चाहे तो ऐसा हो जाएगा ये बैलेंस। यहाँ 2 हो गए, 2 यहाँ 2 थे। अब अगर मैं यहाँ पर भी अगर मैं 2 लिख दूंगा तो 4 हो जाएंगे। ओके, क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, ये हो गया आपका बैलेंस। तो बैलेंसिंग भी है, बट आई गेस बैलेंसिंग तो मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा ही है, तो बैलेंसिंग में भी सर नहीं फोड़ूंगा। कुछ और एग्जांपल करना चाहेंगे? लिथियम LiO2 बना देगा आपका Li2O, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है। मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ये इसका देखो क्या बनेगा मालूम, MgO। ये कैसे बन गया ऐसे, 2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कुछ बनना चाहेगा? ठीक है, ये हो गया ऐसे ही। तो सबसे पहले था कि मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो लोग मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब जो ये हमें मेटल ऑक्साइड मिला है, अगर हम इसमें पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, यानी इनका रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे तो क्या होगा। जैसे अगर हम Na2O को H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तब बनेगा आपका हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, यानी कि आपका बन जाएगा NaOH। क्या बन जाएगा, NaOH। लिथियम ऑक्साइड को आप रिएक्ट कराओगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा LiOH। क्या बनेगा, LiOH। ये था आपका यौगिक। बहुत आवाज़ आ रहा है, पता नहीं कहाँ से, एक सेकेंड। वही मैं सोचूं इतना आवाज़ क्यों कर रहा है। अब ठीक है, ठीक है, समझ में आया क्या किया हम लोगों ने सबसे पहले मेटल का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, हमें क्या मिला, मेटल ऑक्साइड। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि वो जो मेटल ऑक्साइड हमें मिला है, उसका वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, आपको मिल रहा है क्या, हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, जिसके 2 एग्जाम्पल थे। ये तो आपका पहला मेटल्स का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें दिया हुआ है मेटल्स का रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। तो कोई भी आप मेटल ले लो, वही सोडियम एल्यूमिनियम फेमस है, सोडियम से शुरुआत करते हैं, Na+H2O। फिर से वही चीज़ बनेगा जो आप मेटल ऑक्साइड को वाटर में डाल रहे हो तो क्या बन रहा था, मेटल हाइड्रोक्साइड, फिर से वही बनेगा, यानी कि NaOH। तो आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर डिफरेंस क्या है, अगर मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं हमें तभी भी मेटल हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, और जब हम मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं फिर भी हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, कुछ तो डिफरेंस रहना चाहिए। बिल्कुल डिफरेंस है। जब आप मेटल क्या रिएक्शन वाटर के साथ कराते हो तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड के अलावा हाइड्रोजन गैस भी मिलता है, जो कि लिबरेट हो जाता है। लिबरेट का मतलब होता है बाहर निकल जाना, ठीक है। मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा ये एक कर देता हूँ, यहाँ सोडियम कितना है, 1, यहाँ पर भी कितना है, 1, यहाँ ये कितना है, 2, ये तो 2, ओके, बट यहाँ पर ये 3। तो अब कैसे करेंगे इसको, 3 तो इसको कर नहीं सकते, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, ओके। कैसे करेंगे, ठीक है चलो 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 2, यहाँ मैं लिख दूंगा 2, 2, 2, 4, चलो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2, ठीक है, सोडियम 2, हाँ अब हो गया बैलेंस, देख लीजिए, ठीक है। एक और एग्जांपल कराता हूँ, लिथियम प्लस वाटर क्या बनेगा, LiOH प्लस H2 गैस बाहर, बैलेंस वही सेम तरीका है। और करना चाहोगे, नहीं, 2 एग्जाम्पल इज इनफ, ठीक है। समझ में आया क्या किया हमने, ये था आपका क्या, मेटल का रिएक्शन विथ वाटर। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था क्या बना रहा था, मेटल ऑक्साइड। मेटल जब हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है क्या बना रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड। आया समझे, बस ये सिंपल आपको याद रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आगे। ये बस थोड़ी सी केमिस्ट्री का आपको बाई चांस ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना क्या क्वेश्चन पूछेगा इस पे, ठीक है। चलो अब है हमारा अगला टॉपिक है मेटल का रिएक्शन विथ एसिड, मेटल का रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड विथ एसिड। एसिड समझते हो, आपके फेवरेट एसिड कौन से हैं, HCl मोस्टली, H2SO4 भी होता है, ये सब HNO3 होता है। ये फेमस 3 एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ, Na+HCl क्या बनेगा बताओ, NaCl, H2 गैस लिबरेट होगा। कभी भी जब बच्चे लोग मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है
तो बनाता है मेटल क्लोराइड, यानी उसका सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है, लिबरेट यानी कि बाहर निकल जाता है। अब बनाते हैं लिथियम का, क्या बनेगा LiSO4, लिथियम सल्फेट प्लस H2 गैस बाहर निकल गया। HNO3 किसके साथ कराएंगे, Ag, सिल्वर के साथ कराए, सिल्वर भी तो मेटल ही हुआ, बनाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट, जो कि आपका वोटर सिंक, देखो मैंने कल वोट किया, दिख रहा है आपको, इसके अंदर क्या यूज़ होता है, सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा है ही आपको टॉपिक मालूम है, सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होकर क्या होता है कि जल्दी जाता नहीं है। देखो मैंने कल वोट किया था, मैंने कितने बार अपना हाथ धोया बट अभी तक ये गया नहीं, कुछ दिन रहता है आई गेस 10 दिन से 12 दिन, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। आया आपको समझ में, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये हो रहा है। उसके बाद एसिड में भी आपको कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूटेड समझ में आता है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि जो प्योर फॉर्म में जो आपके हाथ की वाट लगा देगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपके ऊपर गिर गया तो आप जल जाओगे। डाइल्यूट भी नुकसान करेगा पर डाइल्यूट उतना नुकसान नहीं, डाइल्यूट का मतलब होता है मिलावट किया हुआ, बट डाइल्यूट उतना नुकसान नहीं करेगा जितना कॉन्सेंट्रेटेड करता है, ठीक है। ओके इसके बाद एसिड में आई गेस नाइट्रिक एसिड का भी एक बड़ा सा रिएक्शन दिया हुआ है, एक बार देख लेना, बट वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो है एक्वा रिजिया, बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है एक्वा रिजिया। क्या होता है एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया एक सोल्यूशन होता है, क्या होता है, सोल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है जो कि बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से। इनका रेशो लाइक अगर आप 3 चम्मच HCl ले रहे हो तो आपको 1 चम्मच नाइट्रिक एसिड लेना है। एक बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड, हाँ, एक बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन बनता है और वो सॉल्यूशन इतना खतरनाक होता है कि उसका इस्तेमाल मम्मी के जेवर, गोल्ड, ये सब को जब हमें पॉलिश करना रहता है हम नहीं कर सकते। सो जो गोल्ड स्मिथ होता है वो उसको 1 सेकेंड 10-2 सेकेंड के अंदर डालेगा, तुरंत बाहर निकालेगा, तो पूरा कचरा सब एकदम पूरा नया हो जाता है। पर साथ ही साथ थोड़ा अमाउंट में गोल्ड उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, उसका वजन कुछ ग्राम बहुत कम, थोड़ा सा कम होता है, और बाद में गोल्ड स्मिथ इससे बिजनेस कर सकता है। लाइक बहुत लोगों ने ऐसा करा है तो जमा होकर गोल्ड वो कर सकता है, लाइक ऐसा करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये एक्वा रिजिया आपको मालूम रहना चाहिए। 3 चम्मच HCl और 1 चम्मच नाइट्रिक एसिड, आया ना समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें दिया हुआ है क्या, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स दिया है या फिर वो है उसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कैटायन एंड आयोनिक कंपाउंड में आपको समझाऊंगा। यहाँ पर अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि बच्चे लोग, हर एक इंसान को गुस्सा अलग अलग लेवल पे आता है, हर एक इंसान का नेचर अलग अलग टाइप का है, वैसे ही मेटल्स का भी रिएक्टिविटी अलग अलग होता है। कोई लोग फटाक से रिएक्ट करते हैं, कोई लोग मीडियम रिएक्ट करते हैं, कोई लोग कभी रिएक्ट ही नहीं करते। तो वैसे ही आपको सीरीज मालूम होना चाहिए। हमने 2nd चैप्टर पढ़ा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन भी पढ़ा है, उससे अपने को समझ तो है वैलेंसी की और कैसे एलिमेंट्स बिहेव करते हैं, मेटल्स बिहेव करते हैं। उसी का एक टाइप का एक अलग नज़रिए से आपको दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ मेटल्स का एक ऑर्डर है, क्या बोलते हैं उसको, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला, ज़्यादा से कम। हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है। जो सबसे ऊपर रहेंगे वो हाईली रिएक्टिव, जो बीच में रहेंगे वो मॉडरेटली रिएक्टिव, जो सबसे नीचे रहेंगे वो लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो देखो मेरे को लर्न तो है, मैंने किया था, बट पता नहीं मैं भूल गया क्या। अब पोटेशियम से आई गेस स्टार्ट होता है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ओके, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, और फिर क्या था, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर तो नीचे है, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर नीचे है, और फिर लास्ट में गोल्ड है, ठीक है। यहाँ वाले मैं भुला रहा हूँ, लाइक हाँ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, ऐसा कुछ आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। वो ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूँ मैं, जो आपको फिगर दिया हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा ये है,
पूरा सीरीज देखो, कुछ गलत किया रहेगा तो आप टेक्स्ट बुक से देख लेना ज़रा। तो यहाँ पर जो ऊपर है ना, इनको हम लोग मानते हैं हाईली रिएक्टिव। क्या मानते हैं? इनको मानते हैं हाईली रिएक्टिव। इतने को हम लोग मानते हैं मीडियम, मतलब मॉडरेटली। इनको हम लोग मानते हैं लेस रिएक्टिव। और गोल्ड तो आपका लाइक ना के बराबर, नेग्लिजिबल, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो इनका वो आपको दिया हुआ है, उससे अपने क्या समझ में आता है कि जो हाईली रिएक्टिव है ना, ये आपका ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, ये आपका वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, ये आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। फिर ये मैं भूल गया यार, ओके मैं भूल गया, ये किसके साथ रिएक्ट करते थे? आई गेस ये सिर्फ ऑक्सीजन और एसिड के साथ, ऐसा कुछ था, मैं ना गलत बता रहा हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ टेक्स्ट बुक में देख लेना, मैं भूल गया। ये मतलब ये 3 लोग के साथ रिएक्ट करते हैं हाईली रिएक्टिव, ये लोग 2 लोग के साथ रिएक्ट करते हैं, ये लोग सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और गोल्ड आपका किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। समझ में आया? टेक्स्ट बुक में आएगा, आई मीन एग्जाम में आएगा, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप से पूछ सकता है। आपसे सिंपली पूछ लेगा नेम हाईली रिएक्टिव मेटल्स, आप ये लिखोगे। आपसे पूछेगा कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स किस किस चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, आप लोग लिख देना एसिड, ऑक्सीजन, वाटर, जो भी है, मेरे को याद नहीं आ रहा। आई गेस ऑक्सीजन और एसिड है, आप देख लेना एक बार। आई एम श्योर, प्रीटी श्योर, बट क्या पता। ओके, बिना टेक्स्ट बुक के पढ़ा रहा हूँ यार, बस क्या। हाँ, तो फिर और लेस रिएक्टिव के अंदर आपका क्या है? कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो। सिर्फ गोल्ड नहीं, ऑलमोस्ट सिल्वर भी, सिल्वर तो कर ही जाता है, प्लैटिनम, ये सब नोबल एलिमेंट्स हम उन्हें मानते हैं, ठीक है। बट आपको समझ में इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको ये ऑर्डर याद रहना चाहिए, लाइक ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, उनसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। चलो अब क्या है? अच्छा, अब है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स का, आई गेस स्टार्ट हो रहा है। नॉन मेटल्स के लिए उतना नहीं लाइक इंपॉर्टेंट है, लाइक थोड़ा सा रिएक्शन दिया है। लाइक ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल क्या करता है? लाइक C+O2 आपको क्या देगा? CO2। पर इसमें भी 2 कंडीशन है। अगर लाइक कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कंबशन समझते हो, आग लगने का जो रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन कभी भी किसी चीज़ के साथ, नॉन मेटल के साथ मोस्टली रिएक्ट करता है, तो उस रिएक्शन को कंबशन बोलते हैं। कंबशन को आसान भाषा में हम लोग आग लगना भी बोल सकते हैं। सो अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और उसको हम लोग एसिडिक नेचर होता है उसका। अगर पार्शियल कंबशन हो रहा है, आधा अधूरा हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जिसको हम बेसिक नहीं, काइंड ऑफ न्यूट्रल रहता है। और सल्फ़र के साथ भी सेम अगर हो रहा है तो बनता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये आपका एसिडिक होता है, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ दिया था मुझे याद नहीं, एसिड के साथ भी दिया है, वाटर के साथ भी दिया है क्या? C+, याद नहीं मुझे। यही था इम्पोर्टेंट। ये सब क्या है? अपना मेन चैप्टर कब स्टार्ट होगा? चलो, इसके बाद वाला टॉपिक है हमारा आयोनिक कंपाउंड। अब हमारा एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है आयोनिक कंपाउंड्स। मेटल्स और नॉन मेटल से शुरुआत करते हैं। आपके सामने है लाइक आयोनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड, मेरे सामने एक बकेट है, बकेट में पानी है, एक्वियस सॉल्यूशन है। अगर मैं आयोनिक कंपाउंड उसके अंदर डाल रहा हूँ तो कटायन और अनायन में टूटेगा। तो कटायन और अनायन में जब वो टूट रहा है तो उसी को हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। चलो डिटेल में समझते हैं। आपको मेटल मालूम है, कोई भी मेटल, हमारा फेवरेट मेटल, बच्चों का फेवरेट, टीचर्स का फेवरेट, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है? 11। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 1। तीसरे घर में कितना है? 1। होना कितना चाहिए? 8, नहीं तो 18। अब यहाँ पर 8 होने के लिए या तो कोई आके 7 इसको दे दे, या तो ये अपना 1 किसी को दे दे। क्या पॉसिबल है? ऑब्वियसली ये दे देगा। अब इसके अंदर से बुराई जा रही है तो ये पॉजिटिव बन जाता है, तो ये बना देता है Na+। इसको हम कहते हैं कटायन। क्या कहते हैं? कटायन। उसके बाद क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। पहले घर में 2 8 7। कितना है तीसरे घर में? 7। होने कितने चाहिए?
8, एक कम है, ऑब्वियसली ये एक एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसके पास बुराई आ रही है तो हम इसको मानते हैं Cl-, इसको हम कहते हैं अनायन। क्या कहते हैं? अनायन। ऑब्वियसली ये लोग आते हैं, मिलते हैं, बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड और हमें मिलता है NaCl। क्या बनता है? NaCl। सो इसी को कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। इतना सिंपल है ये। लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, लाइक इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? गिव और टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। लाइक ये लोग इलेक्ट्रॉन दे और ले रहे हैं, शेयर वेयर नहीं कर रहे, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। लाइक एक के ऊपर मस्त पे की पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर मस्त पे की नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच के अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो कि स्ट्रांग होता है। तो आयोनिक बॉन्ड को स्ट्रांग ही मानते हैं। उनका तो ब्रिटल नेचर, आप उनको चूर तो सकते हो, बट इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये लोग अपने नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट एक्वियस और मोल्टन स्टेट में जब हम इनको आयंस में तोड़ देते हो तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये उनकी प्रॉपर्टीज़ है, बट इतना आपको आ गया, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड, एग्जाम्पल एक क्रिस्टल, डेफिनाइट शेप, सब तो है ही। ठीक है, इतना ही था आयोनिक कंपाउंड। आई गेस क्या छूट रहेगा कुछ? ब्रिटलनेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छे हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, यही सब तो है। गिव और टेक से बनता है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और कब बनता है आयोनिक कंपाउंड? आई मीन सॉल्ट। तो जब हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं तभी भी बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। मालूम है ना, फेमस। सॉल्ट बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या है? आयोनिक कंपाउंड नहीं है तो क्या है? ठीक है, चलो मिटा रहा हूँ। आई गेस अब हमारा रियल चैप्टर स्टार्ट होगा। मतलब चैप्टर तो स्टार्ट ही हो गया, बट थोड़ा सा लाइक फील आएगा मेटलर्जी चैप्टर का रियल। ओके बच्चे लोग, तो इतना कुछ पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। मेटलर्जी का असली डेफिनेशन बताने का टाइम आ गया है, और मेटलर्जी का असली डेफिनेशन होता है द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन इज नोन एज मेटलर्जी। लिखने की जरूरत है नहीं, टेक्स्ट बुक में है। यानी कि जमीन के नीचे से या फिर कहीं से भी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, उनके ओर्स से, ओर्स का मतलब बताऊंगा अभी, और उनको प्यूरिफाई करना, उनके प्योर फॉर्म में पाना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। आया समझ में? अब कुछ टर्म्स है मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि होता है आपका मिनरल्स, फिर होता है आपका ओर्स, फिर होता है आपका गैंग्यू, और फिर आपका एक होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो मिनरल्स क्या होता है? जमीन के नीचे से हमें जो पूरा क्या बोलते हैं, मिट्टी का ढेरा मिल रहा है, जिसके अंदर मशीन पिप 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 आवाज करके बता रही कि मेटल प्रेजेंट है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग क्या? मिनरल। समझ में आया? कैसे लिखेंगे? तो द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स फाउंड इन along the compounds of metals found alongside with gangue is known as mineral। ठीक है, the compounds of minerals लिखना ज़रूरी है क्या? चलो लिख देता हूँ, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं टेस्ट बुक का, बट ऐसा ही कुछ है, आप टेस्ट बुक में देख लेना। द कंपाउंड्स ऑफ मिनरल आर द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट along with impurities is known as minerals। अब ओर्स क्या होता है बच्चे लोग को? मिनरल और ओर के बीच का डिफरेंस नहीं समझ में आता है। इसका मस्त एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक गड्ढा इधर खोदा, मैंने एक गड्ढा इधर खोदा, इधर 10 मीटर डिग करने पे मुझे सपोज करो 1 kg मेटल मिल रहा है, 10 मीटर गड्ढा खोदने पे। यहाँ जैसे ही मैंने 1 मीटर गड्ढा खोदा, यहाँ पर मुझे 2 kg मेटल मिल गया। यानी यहाँ पर गड्ढा खोदने के बाद जो मुझे मिट्टी का ढेरा मिला था 10 मीटर,
वो भी मिनरल है। यहाँ पर 2 मीटर गड्ढा खोदने के बाद जो चीज़ मुझे मिट्टी का ढेरा मिला जिसमें मेटल है वो भी मिनरल है। पर ये दोनों मिनरल में से वो मिनरल जो मुझे कम खर्चे में मिला है, जो मुझे इकोनॉमिकली सूट कर रहा है, उसे हम कहेंगे ओर्स। आया आपको समझ में? ओर्स और कुछ नहीं, मिनरल ही है, बट वो मिनरल जो कम खर्चे में मिला। आया आपको समझ में? द मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be separated economically. The minerals from which metals can be separated economically is known as ओर्स। ठीक है, नेक्स्ट गैंग्यू। मैंने बताया आपको मिट्टी का ढेरा रहता है, उसमें सारे कचरे रहते हैं। 3 टाइप के इम्प्यूरिटीज़ रहते हैं। इम्प्यूरिटीज़ का मतलब क्या? वही जो हमारे काम का चीज़ नहीं है। मोस्टली वो होता है क्या? सॉइल, सैंड और रॉकी सब्सटेंसेस, पत्थर, कंकर। ठीक है, तो ये था गैंग्यू। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब क्या होता है? अगर आपने 3rd चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि जो प्योर होता है, डाइल्यूट यानी कि जिसमें मिलावट किया होता है, उसी के रिलेटेड यहाँ पर भी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब होता है कि ओर्स में से जितने भी गैंग्यू है उनको अलग करना और जो हमारा मेटल काम का चीज़ है उसको अलग करना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, इसके अलग अलग मेथड है क्योंकि अलग अलग टाइप के मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वही हम लोग एक एक करके भी पढ़ेंगे फटाफट। टॉपिक का नाम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। सबसे पहले प्रकार के ऊपर रहता है होता है ग्रेविटेशन, बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की मदद से हम ग्रेविटेशन समझ ना, कोई भी ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसे कहते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन की मदद से हम कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले है आपका विल्फ्ले टेबल मेथड। विल्फ्ले, प्लीज़ डायग्राम अपने आंखों के सामने रखना क्योंकि मेरे डायग्राम से तो समझेगा नहीं, मैं बहुत ख़राब डायग्राम बनाता हूँ। विल्फ्ले टेबल मेथड। विल्फ्ले टेबल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ क्या बोलेंगे इसे, फल्ली लेते हैं, ठीक है, उसमें कुछ खाँचे रखते हैं। खाँचे का मतलब होता है नैरो स्लिट्स, ठीक है, ऐसा खाँचे हैं, गड्ढे, और इनको हम लोग इंक्लाइन रखते हैं। इंक्लाइन का मतलब समझते हो, सर टेढ़ा। यहाँ पर जमा करने के लिए एक चीज़ लगाए रहते हैं, यहाँ पर एक जमा करने के लिए एक चीज़ लगाए रहते हैं, यहाँ पर एक पाइप रहता है जिसके अंदर से पानी फ्लो होता रहता है, और यहाँ हम लोग कुछ गड्ढे करते हैं तो यहाँ पानी निकलता है। ओके, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, यहाँ जमा होएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा है, एक ढांचा है, लकड़ी का बड़ा सा ढांचा, उसमें कहीं कहीं हम लोग, डायग्राम देखो प्लीज़, हाँ, कहीं कहीं हम लोगों ने खाँचा रखा है। उसके बाद हम लोगों ने ज़मीन के नीचे से ओर निकाला, उसका पाउडर बनाया। पाउडर का मतलब होता है उसको चूर दिया, कैसे ग्राइंड किया, किसकी मदद से? बॉल मिल में। कहाँ का एक बॉल मिल होता है जहाँ पर उसको ग्राइंड करने का मेथड रहता है, वहाँ पर उसका पाउडर बनाने के बाद हम लोगों ने ऊपर से छिड़क दिया, यहाँ से फेंका, तो पानी के फव्वारे के साथ जो कचरा था वो जुब जुब करके पूरा का पूरा यहाँ पर आके जमा हो गया, यानी कचरा चला गया। पर उस कचरे में जो हमारे काम का मेटल था वो यहाँ खाँचे में फंस गया, कहीं यहाँ फंस गया, यहाँ फंस गया, यहाँ फंस गया, और इस टेबल को हम लोग वाइब्रेट करते रह रहे हैं कंटिन्यूसली। तो जो भी फंसा हुआ था यहाँ पर वो सारा का सारा वाइब्रेट होते 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 धीरे धीरे आके यहाँ पर जमा हो गया, यानी हमारे काम का सामान यहाँ जमा हो गया और जो हमारे काम का सामान नहीं था वो यहाँ पर आके जमा हो गया। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, देखा कितना इजी था। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड मेथड के ऊपर, जो वो भी ग्रेविटेशन के ऊपर बेस है। उसका नाम है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। हाइड्रोलिक समझते हो, वाटर की मदद से। यहाँ पर हम लोगों ने एक सिलेंडर शेप में लिया है ऐसा,
और ऐसा कुछ तो शेप है। अब यहाँ पर है आपका थोड़ा बाहर जाने का रास्ता है, ठीक है। अब जो अंदर जाने के लिए रास्ता होता है उसको बोलते हैं इनलेट। क्या बोलते हैं? इनलेट। जो बाहर जाने के लिए रास्ता होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटलेट। तो 2 आउटलेट है। फिर उसके बाद यहाँ पर पानी का फव्वारा है, ठीक है। ओके, सो हम लोग ने फिर से, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर भी है जमा होने का रास्ता। ओके, हम लोगों ने फिर से हमारे पाउडर्ड ओर का, मतलब ओर का बॉल मिल में चूड़ा बनाया और उसको ऊपर से डाल दिया और नीचे से पानी का फव्वारा यहाँ से छोड़ा। तो हमारे उस पूरे पाउडर ओर का यहाँ पर खिचड़ी बन गया। उसके लिए एक वर्ड आएगा, सस्पेंशन वर्ड यूज़ किया है। अब खिचड़ी में जो हमारे काम का मेटल था वो नीचे आके जमा हो गया और जो कचरा था जो हमारे काम का नहीं था वो पानी के फव्वारे से यहाँ से निकल गया। तो बिलीव करने में लाइक बच्चे लोग इमेजिन नहीं कर पाते, बट एनिमेटेड वीडियो देखना यूट्यूब पे आपको समझ में आएगा। बट ये तो जो टेक्स्ट को लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जितना मुझे समझा मैं आपको उतना समझा रहा हूँ, जितना मेरे टीचर ने मुझे समझाया उतना मैं आपको समझा रहा हूँ। यही तो आपका हाइड्रोलिक सेपरेशन में था, इनलेट आउटलेट। काम का सामान नीचे मिल गया, जो काम का नहीं था वो बाहर निकल गया। आया समझ में? नेक्स्ट, ये थे आपके 2 ग्रेविटेशन के ऊपर। अब नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेट की शक्तियों के ऊपर। थर्ड है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ओके, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड मैग्नेट की शक्तियों पे बेस्ड है। हम लोगों ने एक मैग्नेटिक रोलर लिया है, एक नॉन मैग्नेटिक रोलर लिया है। ये आपका मैग्नेटिक है, ये आपका नॉन मैग्नेटिक है। अब इसके ऊपर कन्वेयर बेल्ट है, लाइक एयरपोर्ट पे या फिर एस्केलेटर पे वो जो बेल्ट रहता है ना, जो मूविंग बेल्ट रहता है, वो नॉर्मल है, अपना आयरन का रहेगा, कोई मेटल का रहेगा, वो आपका ऐसा मूव हो रहा है, ठीक है। फिर उसके ऊपर फिर एक डब्बा आपका यहाँ पर है, एक डब्बा आपका यहाँ पर है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बच्चे लोग पाउडर ओर बनाया और उसको ऊपर से डाल दिया। तो वो जो ओर था, कचरा था, उस कचरे को क्या मेटल मैग्नेट से कुछ फ़र्क पड़ेगा? मैग्नेट से उसको कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो जैसे ही बेल्ट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो आके यहाँ पर डायरेक्ट डब्बे में गिर जाएगा, जो हमारा नॉन मेटल जो भी सामान था। पर मेटल क्या वो डायरेक्ट गिरेगा? क्या उसको मैग्नेट से फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। वो मैग्नेट से चिपक के यहाँ तक आएगा और जैसे ही मैग्नेट से दूर हुआ तो नीचे गिर जाएगा। भाई अब उड़ेगा तो नहीं ना हवा में। बस इसी तरीके से आपने नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट को अलग कर लिया और मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट को अलग कर लिया। वो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट क्या था? तो आपका FeWO4 जिसको फेरस टंगस्टेड बोलते हैं। नॉन मैग्नेटिक आपका स्टैंडिंग ऑक्साइड था जिसको SnO2 बोलते हैं। नाम याद रखना। उसके अलावा इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, तो है कैसिटराइट, जो कि टीन ओर का नाम है। टीन समझ तो एक मेटल होता है किराने स्टोर में जिसमें ऑयल को स्टोर किया रहता है, वो टीन होता है। उसका जो ओर है, मिट्टी का ढेरा जिसके अंदर टीन पाया जाएगा, उसका नाम है कैसिटराइट। क्या नाम है? फिर ब्लैंक्स में पूछेगा। ये था आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़े से डिफ़िकल्ट मेथड पे। नहीं, वो इजी है बट आपको डिफ़िकल्ट लगता होगा, और नाम है उसका फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, नाम के ऊपर ये झाग भी बनेगा। फ्रॉथ मतलब झाग होता है। चलो बच्चे लोग, 2 शब्द होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है आपका हाइड्रोफोबिक और एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक यानी कि जिसको पानी से लाइक क्या बोलते हैं उसको, डर हो, जो पानी में गीला नहीं होता। कुछ चीज़ें, कुछ पत्ते होते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं ना जो पानी में गीले ही नहीं होते, उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक। और कुछ चीज़ें जैसे हमारे बाल हैं, हम पानी में गीले हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है। इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक टैंक ले रहे हैं, टैंक के अंदर वाटर डाल रहे हैं, टैंक के अंदर यूकैलिप्टस ऑयल डाल रहे हैं, एक प्रकार का ऑयल होता है। उसके अंदर हम लोग एक एजिटेटर डाल रहे हैं। एजिटेटर एक मशीन होता है जो गोल गोल रोटेट होता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी, एयर को भी उसके अंदर डाल रहे हैं इस पाइप के थ्रू। ये गोल गोल घूमने वाला चीज़ है। अब हम लोग ऊपर से क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा जो भी था
पाउडर्ड ओर, उसको ऊपर से हम लोगों ने इसके अंदर डाला। नाम भी दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है इसके अंदर, आप नाम देख लेना। तो रुको मैं जरा दिमाग पे जोर डालता हूँ। कॉपर पायराइट ऐसा ही कुछ तो नाम है, कॉपर पायराइट और समथिंग, वो इसके अंदर उसके लिए इस्तेमाल, कॉपर पायराइट और टीन समथिंग था, कॉपर पायराइट एंड, चलो मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लेना कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है। कॉपर आयराइड और समथिंग था यार, कॉपर पायराइट और रुको याद आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? नहीं आएगा तो आप लोग देख लेना। तो वही उसी चीज़ का हम लोगों ने पाउडर और बनाया और उसको ऊपर से डाल दिया और इसको हम लोगों ने गोल गोल घुमाना चालू किया और एयर को पास किया। आप लोगों ने कभी मम्मी जब कपड़े धोती रहेगी बकेट वकेट में, कभी ऐसा हाथ घुमाया है उसके अंदर, कैसे बहुत सारा फ्रॉथ निकलता है। तो क्या हुआ बच्चे लोग, जो हम लोगों ने पाउडर और बनाया उसके अंदर जो कचरा था वो हाइड्रोफिलिक था। कैसा था? हाइड्रोफिलिक। वो पानी में गीला हुआ और पानी में गीले होने की वजह से वो नीचे आ गया, पर गोल गोल घुमाने की वजह से झाग बना। अब हमारा जो मेटल था, खास मेटल जो हमें चाहिए, वो था आपका हाइड्रोफोबिक। वो पानी में गीला ही नहीं हुआ और हम लोगों ने उसके अंदर गोल गोल एजिटेटर की मदद से गोल गोल घुमाया, एयर को पास किया तो बबल निकला, फ्रॉथ निकला। वो फ्रॉथ के साथ सारा का सारा आके ऊपर जमा हो गया। यहाँ पर आके आपका सारा का सारा हमारे काम का सामान ऊपर आके जमा हो गया। तो उसको हम लोग ऊपर से यहाँ पर साइड कर लेते, ऊपर से हम लोग ने यहाँ साइड कर लिया। अभी भी हमें मेटल मिला नहीं, बट फ्लोटेशन मेथड इतना ही है, काम का सामान ऊपर हुआ, साइड कर लिया, हमने अलग कर दिया, सिंपल था। चलो इसके बाद है बच्चे लोग सबसे इजी प्रोसेस लीचिंग। क्या है? लीचिंग। लीचिंग में क्या करेंगे, एक बीकर लिया, बीकर में कोई भी सॉल्यूशन एकदम मस्त पैकी जो किसी भी चीज़ को डिसॉल्व कर सकता है, उस ऐसा कोई सॉल्यूशन लिया। ये सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने कोई फिर से वही मेटल के ओर का चूड़ा बनाया, उसको डाल दिया। एक बात बताओ, क्या मिट्टी कचरा जो काम का चीज़ नहीं है वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा? एसिड बेस अल्काली कुछ भी है ये, क्या उसके अंदर डिसॉल्व होगा? डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? डिसॉल्व का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहा है। कोई मेटल जब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ तो डिसॉल्व मतलब होने क्या, उसके जो एसिड है वो उसके साथ रिएक्शन कर रहा है और उसको ख़त्म कर दे रहा है, कुछ और प्रोडक्ट बना रहा है, कलर चेंज कर रहा है, बबल्स बना रहा है, इसको बोलते हैं रिएक्शन। पर क्या मिट्टी कोई रिएक्शन दिखाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने पाउडर और इसके अंदर डाला, सारा का सारा कचरा ऐसे का ऐसा रहता है, पर जो मेटल रहता है वो इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, समा जाता है। तो फिर हम लोग छकने से फिल्टर करके कचरा को अलग कर दिया। भले ही हमें मेटल पूरी तरीके से अभी तक मिला नहीं है, पर अलग तो कर दिया ना। तो बस यही था आपका लीचिंग, समझ में आया? चलो अब बढ़ते हैं चैप्टर के और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और जो है आपका एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में कुछ बातें दिए हुए हैं, जैसे इसका सिंबल होता है ये, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, 2, 8, 3, इसकी वैलेंसी होती है 3, और इसका जो ओर है उसके ओर का नाम होता है बॉक्साइट। क्या नाम होता है? बॉक्साइट। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Al2O3NH2O। यहाँ N का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि 2, 3, 4, 5, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अब हमें इस बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम को अलग करना है, और उसके पीछे सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वो साइंटिस्ट का नाम है बेयर। क्या नाम है? बेयर। बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, बहुत ही बोर्ड्स का, गवर्नमेंट का फेवरेट क्वेश्चन है काइंड ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस बच्चे लोग, सबसे पहले आप लोग लो एक टैंक। क्या लो? टैंक। टैंक के अंदर आप लोग डालो कॉस्टिक सोडा। क्या डालो? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा माने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके अंदर फिर आप लोग डालो क्या, अपना फेवरेट बॉक्साइट Al2O3NH2O का पाउडर ओड। बॉक्साइट लिख रहा हूँ, मुझे वो लिखना चाहिए था, चलो ठीक है, यहाँ रिएक्शन यहाँ लिख दूंगा, NaOH में आप डाले Al2O3H2O। ठीक है, तो क्या होता है मालूम? पहले जो चीज़ काम का नहीं है उसके बारे में बात कर देते हैं। बॉक्साइट में जो हमारी चीज़ें काम की नहीं रहती वो 3 चीज़ें रहते हैं, सिलिका, टाइटेनियम और फेरस आयरन ऑक्साइड, FeO3 जो भी है, ठीक है, नाम ही लिख दो, आयरन ऑक्साइड। ये 3 चीज़ है जो हमारे काम का नहीं है। कहाँ? बॉक्साइट में। तो ये लोग को तो हम लोग फिल्टर कर लेते हैं क्योंकि ये इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ भी नहीं करता, पर ये सिलिका जो होता है ना बच्चे लोग, ये यहाँ पर रिएक्शन करके बना देता है सोडियम सिलिकेट। क्या बना देता है?
सोडियम सिलिकेट, जिसको हम लोग फर्दर कोई फिल्टर करके अलग कर देते हैं, तो कुछ टेंशन है नहीं। तो जो चीज़ काम का नहीं है उसको पढ़ लिया, अब जो चीज़ काम का है उसको देखते हैं। बॉक्साइट के अंदर ये जो रहता है ना बच्चे लोग, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। अब NaOH तो आपका बेस है, तो उसके साथ जरूर ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। ये काम का बच्चे लोग देख लो, NaAlO2, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कह रहे हैं हम इसे? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसके साथ साथ पानी भी आई गेस कुछ कुछ बनाते हैं, पर हम फालतूगिरी छोड़ो, हम सिर्फ हमारे काम का चीज़ देखते हैं। क्या किया हम लोगों ने एक टैंक लिया, टैंक में कॉस्टिक सोडा डाला। कॉस्टिक सोडा के बाद उसके अंदर हम लोगों ने हमारे बॉक्साइट के ओर का चूड़ा बनाया, उसके अंदर डाला 2 से 8 घंटे तक 150 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म किया। इसके बाद जो हमारी चीज़ काम का नहीं था, टाइटेनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को अलग कर दिया। सिलिका भी हमारे काम का नहीं है, बट वो एक चीज़ बना देता है रिएक्शन करके, समथिंग लाइक सोडियम सिलिकेट, बट उसको भी हम इग्नोर करेंगे। काम का क्या है? हमारे काम का है हमारा बॉक्साइड, और बॉक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होने की वजह से वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके वो बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, जिसको कहा जाता है NaAlO2। इसके आगे अब सोडियम एल्यूमिनेट जो 150 डिग्री पे है, उसको हम थोड़ा सा ठंडा करते हैं, और जैसे हम सोडियम एल्यूमिनेट को थोड़ा सा ठंडा करते हैं पानी में डाल के, तो वो हमें बना के दे देता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि AlOH3। लाइक एक इस काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कुछ बन गया, बट कुछ कुछ करके समझ में आया। सोडियम एल्यूमिनेट जो 150 डिग्री सेल्सियस पे था, उसको हम लोग के ऊपर हम लोग ने पानी डाला, और वो ठंडा होकर हमें दिया AlOH3, जो कि हमारे काम का है। तो ध्यान रखना, बेयर्स प्रोसेस के लास्ट में हमें मिल रहा है एक तरह से AlOH3। क्या मिल रहा है? लास्ट नहीं, बट सुन लो, AlOH3 मिला। चलो अब इसके आगे बताता हूँ। अब आता है आपका हॉल। कौन आता है? हॉल नाम का साइंटिस्ट था, उसने पूरा का पूरा सेम चीज़ किया, पूरा का पूरा सेम चीज़, बस कॉस्टिक सोडा लेने के बजाय वो लेता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। तो कुछ अलग बनेगा? बिल्कुल, ये चीज़ तो सेम बनता है, पर साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ नहीं। ये जो सोडियम एल्यूमिनेट हॉल प्रोसेस से आपको मिला, इसको कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओ, रिएक्शन कराओ, न्यूट्रलाइज कराओ, अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं। बस आप इतना ध्यान रखो, बेयर के लास्ट में वहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट मिल रहा था, हॉल में भी सोडियम एल्यूमिनेट मिल रहा है। बेयर्स के प्रोसेस में आप सिर्फ पानी डाल रहे थे उसको ठंडा करने के लिए, हॉल्स के प्रोसेस में आप उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल रहे हो, और वहाँ पर वो रिएक्शन करके आपको ये भी आपको देता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि AlOH3। अब सर मुझसे पूछोगे, ओ सर हमें तो एल्यूमिनियम चाहिए था, हमें तो एल्यूमिनियम अभी भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका एक फेमस प्रोसेस आता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। बच्चे लोग 2 टर्म है, एक है कैल्सिनेशन, एक है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में आप बर्न कर रहे हो, भट्टी में जला रहे हो, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। पर जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, कम हवा के अंदर जब किसी चीज़ को आप गर्म करते हो, वाट लगाते हो, उसको जलाते हो, तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। लिटरली यहाँ पर मैंने भट्टी वर्ड इसलिए यूज़ किया कि यहाँ पर हम लोग 1000 डिग्री पे गर्म करने की बात कर रहे हैं। ये जो आपको AlOH3 बेयर्स प्रोसेस के लास्ट में मिला है, ये जो आपको AlOH3 हॉल के प्रोसेस के लास्ट में मिला है, इसको हम 1000 डिग्री पे जब गर्म करेंगे, क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन करेंगे, तब जाके आपको मिलेगा एल्यूमिना। क्या मिलेगा? एल्यूमिना। एल्यूमिना का मतलब होता है Al2O3, जो कि आपका प्योर फॉर्म है किसका? एल्यूमिनियम का। लाइक एल्यूमिना इज लाइक क्लोजेस्ट टू व्हाट वी कैन अचीव टू गेट एल्यूमिनियम। समझ में आया? Al2O3। अभी भी एल्यूमिनियम हमें मिला नहीं है। अब हमें इस एल्यूमिना से एल्यूमिनियम अलग करने के लिए हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। आया आपको समझ में? चलो अब हमारा अगला मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस शब्द का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो शब्द का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस शब्द का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यानी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर 2 शब्द होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड।
आपको बैटरी मालूम है, बैटरी के दो एंड रहते हैं, एक रहता है पॉजिटिव एंड, एक रहता है आपका नेगेटिव एंड। तो पॉजिटिव एंड के साथ जिस चीज़ को भी हम लोग जोड़ देंगे उसको हम कहेंगे एनोड, नेगेटिव चीज़ के साथ जिस चीज़ को जोड़ देंगे उसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। एनोड पॉजिटिव है नेचर में, इसलिए इसके पास कौन आता है, इसके पास आते हैं अनायंस, क्योंकि अनायंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। कैथोड नेगेटिव है नेचर में, इसलिए इनके पास आते हैं कौन, कटायंस। कौन आते हैं, कटायंस। इनको याद रखने का और एक तरीका, एनोड है तो इनके पास अनायंस आएंगे, कैथोड है तो इनके पास कटायंस आएंगे। ईजी है। चलो सेटअप देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम लोगों ने एक टैंक लिया, टैंक के ऊपर हम लोगों ने ग्राफाइट की लेयरिंग कर दी। किसकी लेयरिंग कर दी, ग्राफाइट की। उसके बाद हम लोग ने ग्राफाइट के रॉड्स लटका दिए, ग्राफाइट की लेयरिंग भी की, ग्राफाइट की रॉड भी, क्योंकि वो बेस्ट है, लाइक हीट वीट एब्जॉर्ब करने में ये बेस्ट है, हीट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ये, ठीक है। उसके बाद इसके बाद हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने कनेक्शन जोड़ दिया वायर का। अब पॉजिटिव एंड से इनको जोड़ दिया, नेगेटिव एंड से टैंक को जोड़ दिया। पॉजिटिव एंड से ये रॉड से, इसलिए पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनोड। तो ये है आपके एनोड्स, क्या है, एनोड, जिनके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। टैंक से यानी जो ग्राफाइट की लेयर है ये एक्ट करेगी कैथोड, और कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। ऐसा समझ में। अब सुनो, जो बच्चे लोग एल्यूमिना होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। अगर एल्यूमिना का 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है तो उसको मोल्टेन स्टेट, लावा की स्टेट लाने में आपको कितना हीट देना पड़ेगा, वो अपने बस का है क्या, नहीं। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए हम लोगों ने कुछ जुगाड़ लगाया। हम लोग इसको मिक्स कर देते हैं क्रायोलाइट से, और क्रायोलाइट ही बोलते हैं, और फ्लोस्फर, ऐसे करके दो सामान होते हैं, इनके नाम इनके फॉर्मूला भी होते हैं कुछ कुछ, वो याद नहीं मेरे को। क्रायोलाइट और फ्लोस्फर जैसे हम लोग एल्यूमिना के ऊपर डालते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री से कम होकर 1000 डिग्री पे आ जाती है, जो कि हम लोग प्रेफर कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। तो 1000 डिग्री पे एल्यूमिना का मोल्टेन स्टेट में हम लोग यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर आपका एल्यूमिना प्रेजेंट है मोल्टेन स्टेट में, गरम गरम, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से करंट को पास करते हैं। जैसे हम लोग करंट को पास करते हैं एनोड कैथोड, तो यहाँ पर एल्यूमिना जो था Al2O3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी थी, 3, तो ये बनाएगा Al3+, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। ऑक्सीजन, ये इसकी वैलेंसी 2 होती है, सो ये ऐसे, हाँ, तो ये बनाता है O2- + 2, ये तो एक्सेप्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली, O2- + 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ होने चाहिए क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है, तो ये बनाता है आपका ऑक्सीजन गैस। तो ये है आपका कैथोड कटायन, और ये है आपका अनायन, कटायन और अनायन। कटायन कहाँ जाएगा, कटायन जाएगा कैथोड के ऊपर, तो सारा का सारा एल्यूमिनियम यहाँ पर आके जमा हो जाता है, और जो ऑक्सीजन गैस था वो आपका यहाँ पर जाके जमा होता है। जमा होना क्या, बबल्स के फॉर्म में ऑक्सीजन आपको यहाँ पर डिपॉजिट होता हुआ दिखता है, और एल्यूमिनियम आपको यहाँ नीचे होता है। इसी तरीके से हम लोगों ने एल्यूमिनियम अलग कर लिया और ऑक्सीजन अलग कर दिया, और हमारा प्रोसेस हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। आया आपको समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्ट है बट मस्त पे की पढ़ा अपन ना, सही था। चलो इसके बाद फिर बच्चे लोग लेस रिएक्टिव मेटल्स का वो फालतू गिरी है, क्या क्या रोस्टिंग कैल्सिनेशन करके ही सब काम में हो जाता है। फिर मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। अपना अगला मेथड है कोरोजन। क्या है, कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है बच्चे लोग जंग लगना। जंग लगने को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन। बट अब कोरोजन लग रहा है, अगर जंग आयरन को लग रहा है तो उसके लिए स्पेशल नाम है क्या, रस्टिंग। अगर जंग कॉपर को लग रहा है तो उसके लिए अलग नाम है पैटिनाइजेशन समथिंग। अगर सिल्वर को लग रहा है तो अलग चीज। यानी कोरोजन का इन जनरल मीनिंग होता है जंग लगना, बट अगर आयरन को लग रहा है तो रस्ट कहेंगे। आया आपको समझ में। तो कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। अब ये लगता कैसे है, तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है उससे जो हमारा मेटल का लेयर होता है वो ऑक्साइड बना देता है रिएक्ट करके, तो उस वजह से इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। तो एक होता है आपका रस्टिंग। रस्टिंग में रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। किसकी बात कर रहे हैं, आयरन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आयरन की। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो पेंटिंग वेंटिंग रहता है, अपन लोग रेड ऑक्साइड क्या क्या तो यूज़ करते हैं। फिर होता है आपका पैटिनाइजेशन, ऐसा ही नाम है ना, पैटिनाइजेशन समथिंग। ये होता है कॉपर में। कॉपर में जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉपर CuCO3, हाँ CuCO3, उसका कॉपर कार्बोनेट हम लोग इसे कह सकते हैं। इसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन। इसका एग्जाम्पल है स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में,
स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो पहले वाले में पीतल कलर का था, काइंड ऑफ चॉकलेटी। आज के टाइम पे कौन सा कलर हो गया? ब्लूइश ग्रीन, ना ब्लू ना ग्रीन, उनके बीच का। फिर होता है अपना सिल्वर का, उसको सिल्वर वाले को प्रोसेस को क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, बट जो चीज़ बनता है ब्लैकिश कलर का वो होता है ये सिल्वर सल्फाइड समथिंग, ये ब्लैक कलर का होता है। मम्मी का पायल देखा रहेगा, पायल वो काला काला कलर का हो जाता है, सिल्वर से काला। तो क्या हो रहा है? जंग लग रहा है। आया आपको समझ में? या कोरोजन। अब हमारे आज चैप्टर के लास्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। लाइक कोरोजन को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है आपका गैल्वेनाइजेशन। क्या है? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है क्या? लेयर चढ़ाना। ठीक है, किसका लेयर चढ़ाना? जिंक का लेयर चढ़ाना। किसका? जिंक का। जिंक का लेयर चढ़ाना। जैसे बच्चे लोग हमारे जो टेक्स्ट बुक होते हैं, वर्क बुक, कोई भी बुक होता है, अगर हमें उसके कवर उसको प्रोटेक्ट करना है तो उसके ऊपर हम लोग कवर चढ़ाते हैं ना, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक टाइप से गैल्वेनाइजेशन। कोई मेटल है मेरे हाथ में, मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है तो उसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाओ। पूछो क्यों? क्योंकि जिंक जल्दी रिएक्ट नहीं करता, और अगर करेगा भी तो जिंक खराब हो रहा है, हमारा मेटल प्रोटेक्टेड है। समझ में आया? हम लोग जिंक के लेयर को चढ़ाने को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब इसमें कुछ स्टेप दिए हुए हैं, कॉस्टिक वॉश, रिंजिंग कर करके, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग एक बार नज़र घुमा लेना, आपको आएगा तो डायग्राम के साथ ही आएगा। आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जिंक का लेयर चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि खराब होगा तो जिंक खराब होगा, और जल्दी जिंक खराब नहीं होता। इसके बाद का प्रोसेस है टीनिंग। टीनिंग बोले तो क्या? टीनिंग बोले तो टीन का लेयर चढ़ाना। टीना पता है ना आपको? टीन का लेयर चढ़ाना। फिर होता है आपका एनोडाइजेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एनोडाइजेशन का मतलब होता है बच्चों लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ाना, मतलब उसी के ऑक्साइड का लेयर चढ़ाना। ऑक्साइड के लेयर के चढ़ाने को हम बोलते हैं एनोडाइजेशन। जैसे एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करना है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा दो। सिल्वर को प्रोटेक्ट करना है तो सिल्वर ऑक्साइड, कॉपर को प्रोटेक्ट करना है तो कॉपर ऑक्साइड का लेयर चढ़ा दो। ठीक है, उसके ऑक्साइड का कैसे मैं बताता हूँ। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस है। एक बीकर लिया हम लोगों ने, इस बीकर के अंदर हम लोगों ने जिस मेटल को हमें बचाना है उस मेटल को ऐसा लटका दिया। फिर से वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सिस्टम, पॉजिटिव से इसको जोड़ दिया तो ये बन गया एनोड, नेगेटिव से इसको जोड़ दिया तो ये बन गया कैथोड। ठीक है, फिर इसके अंदर वो कोई सॉल्यूशन यूज़ कर लेते हैं, लाइक इसी का H2SO4 यूज़ कर सकते हैं हम लोग। H2SO4 यूज़ किया। अब हाइड्रोजन कैसे टूटेगा? तो ये H2SO4 आपका टूटता है H+ में और SO4- में। उसमें आप ऑक्सीजन के पे ध्यान दो, सल्फर को इग्नोर करो, वो काम का नहीं है हमारे। तो जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है? ये कैथोड एक्ट कर रहा है। कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव पे आके कौन चिपकेगा? पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे आके आ रहा है और ऑक्सीजन चला जाता है एनोड के ऊपर। तो जैसे एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन आएगा, क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ गई और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजेशन। आया समझ में? चलो, इसके बाद हमारा अगला था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या था? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? हम लोग कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल को बचाना है तो उसके ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल का परत चढ़ा दो। जैसे कि हमारे घरों में जो स्पून्स होते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं, बट वो सिल्वर के नहीं है। आई मीन कलर सिल्वर है, बट क्या वो स्पून सिल्वर का है? हम लोग चांदी के चम्मच में खाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं, बस उसके ऊपर उसका परत है। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कि हम हाई रिएक्टिव मेटल को बचाने के लिए कोई लेस रिएक्टिव मेटल की परत चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते हैं तो सुनो। फिर से एक बीकर लिया, बीकर के अंदर चम्मच लगा दिया जिसके ऊपर हमें लेयर चढ़ाना है। हम लोग सिल्वर लेते हैं मोस्टली क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। अब सिल्वर का ही यहाँ पर सोल्यूशन भी होना चाहिए, उसका सॉल्ट AgSO4 जो बोलना है बोल दो। फिर से यहाँ पर करंट का पॉजिटिव नेगेटिव पास विस किया तो क्या होता है कि यहाँ से निकलता है आपका Ag+ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसके पास आता है और ये Ag+ जाके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। यानी अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊँ, आपने सिल्वर लिया, आपने स्पून लिया जिसके ऊपर आपको लेयर चढ़ाना है, ये सिल्वर का ही सोल्यूशन होना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ पर गेम चालू करोगे तो यहाँ से सिल्वर थोड़ा थोड़ा निकल के इसके ऊपर आके जमा हो जाएगा। इट्स दैट सिंपल। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाई रिएक्टिव मेटल के ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल का लेयर चढ़ाना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गैल्वेनाइजिंग मतलब जिंक का लेयर चढ़ाना, टीनिंग मतलब टीन का लेयर चढ़ाना, एनोडाइजेशन मतलब उसी मेटल के
उसी मेटल के ऑक्साइड का लेयर चढ़ाना। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर लेस रिएक्टिव मेटल का चढ़ा। अब सबसे लास्ट, सबसे एकदम रावस, उसको बोलते हैं एलोइंग। क्या बोलते हैं? एलोइंग। एलोइंग यानी कि दो या दो तीन मेटल को जोड़ के कोई नया मेटल बना दो तो उसके अंदर प्रॉपर्टी रहती है वो जल्दी खराब नहीं होता। इसके एग्जांपल से ब्रॉन्ज, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, नाइक्रोम, अलग अलग एग्जांपल है। जैसे कि आपके बुक में कौन सा दिया है? आपके बुक में ब्रॉन्ज दिया है। ब्रॉन्ज किससे किससे बनता है? ब्रॉन्ज बनता है आपका कॉपर और टीन से। 90% आई गेस कॉपर रहता है, 10% टीन रहता है। आपके बुक में स्टेनलेस स्टील दिया है। स्टेनलेस स्टील आपका आयरन, नाइक्रोम, समथिंग समथिंग से बनता है, लाइक 7%, कितने कितने परसेंट है, परसेंट याद कर लो। फिर आपका ब्रास होता है, ब्रास आपका कॉपर और जिंक से बनता है। फिर उसके बाद नाइक्रोम होता है आपका निकल और क्रोमियम से बनता है। तो यही आपको एग्जांपल्स याद कर लेने थोड़े बहुत और उनका परसेंट याद करना, ये एग्जाम में पूछते हैं। ब्रॉन्ज 90%, कॉपर टीन तो फिल्म लैंग्वेज में पूछता ही है। उसके बाद है अमलगम। किसी भी एलॉय के अंदर अगर आप मर्क्यूरी डाल दोगे ना, लाइक मैं गौरव, मेरा नाम गौरव है, गौरव प्लस मर्क्यूरी, गौरव एमैलगम, समझ रहे हो? जैसे कि किसी भी सोडियम प्लस मर्क्यूरी मिला दोगे तो सोडियम एमैलगम बन जाएगा। इट्स दैट्स इजी। इसके साथ बच्चे लोग चैप्टर हमारा एंड होता है। बहुत ही फास्ट वे में हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, सिर्फ एक रिवीजन के लिए। लाइक कंसेप्ट एकदम फटाक से, आप अगर बोर हो रहे हो तो आपको पढ़ने का मन नहीं करा, फटाक से लेक्चर देखो, पूरा चैप्टर रिवाइज। कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी, बाकी मैंने मोस्टली कवर किया है। आपको लर्निंग करना पड़ेगा, आपको लिखना आना चाहिए, समझ में आना ज़रूरी है। चलो समझा तो मैंने दिया, आपको समझ में आ गया, बट आप लिख पा रहे हो क्या साइंटिफिक वर्ड्स का यूज़ करके, तभी आप मार्क्स ले पाओगे। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय।